हाँ जी। तो क्या मैं लाइव हूँ? थोड़ा सा आई थिंक सेशन के टाइम को लेकर, शेड्यूलिंग को लेकर कुछ तो पंगा हुआ था, कुछ तो इशू हुआ था। बट आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो गया और बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया। ठीक है, तो जब आपको नोटिफिकेशन जाएगा तब आप डेफिनेटली ये सेशन लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। वो सभी बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं, वो सभी बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। दोस्तों, मेरा नाम है सी एस अंशुल अग्रवाल। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड ए टीचर बाय पैशन। मैं पिछले 12 सालों से सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है सी अंशुल अग्रवाल, जहां पर आप जाकर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर रेफर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपके लिए बहुत यूजफुल प्लेलिस्ट की लिंक्स लगा कर रखी है और वो लिंक्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चाहे आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 में हो, मई 26 में हो, सितंबर 26 या उसके बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इस समय टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम का अब हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर है आज का और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सिंगल एंट्री का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तैयार हैं सभी जने मेरे साथ? है ना? टाइम की थोड़ी हेराफेरी हो गई है। 6 बजे का सेशन था, पता नहीं गलती से 7 बजे का शेड्यूल हो गया था। तो रितिका जी, गुड इवनिंग। एक बार फटाक से ना अपने दोस्तों को रिमाइंडर दे दो कि यार सर लाइव आ चुके हैं, सो दैट दे डोंट मिस द सेशन। एक बार क्विकली हाँ रिमाइंडर आप दे दीजिए कि आई एम लाइव। कनक खेमानी, गुड इवनिंग। फटाक से रिमाइंडर दे दीजिए ताकि कोई भी ये सेशन को मिस ना करे, है ना? ओके, चलो अमेजिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर प्रीत prepared trading and P&L account for the year ending 31st March 2018 as at that date and the balance sheet as at that date. Okay, तो अब हमारे पास जो डेटा है, ये थोड़ा सा डेटा स्लाइड हो गया है। ये कॉलम है 31 मार्च 2017 का और ये कॉलम है 31 मार्च 2018 का। सो ये ओपनिंग का कॉलम आ गया, ये क्लोजिंग का कॉलम आ गया। ठीक है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमें दिया गया है। स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। अब अगर आप देखेंगे तो डेटर्स में और बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है बैलेंसेस है पर पता नहीं है, और डैश का मतलब है बैलेंस नहीं है। जैसे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, डैश मतलब नहीं है। क्रेडिटर्स है, फर्नीचर है, एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। भाई लोगों, मुझे यहाँ पे साफ साफ वर्किंग नोट्स नजर आ रही है। एक तो बनेगी कैश बुक, फिर बनेगा डेटर्स अकाउंट, फिर बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स बनने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 17-18 इज एज अंडर। ओके, 17-18 के रिसीट्स एंड पेमेंट दिए हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग 2.5% डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर डेटा को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मुझे डेटर से 100 रुपए लेने थे, ध्यान से समझना, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। अगर मुझे डेटर से 100 रुपए लेने थे तो मैंने डेटर्स को 2.5% मतलब ₹2.5 का डिस्काउंट दिया है। तो मुझे डेटर से कितना पैसा मिला होगा? आई वुड हैव गॉट 97.5। ये जो 97.5 है, ये अमाउंट है 11,70,000 रुपए। कितना है बेटा जी? 11,70,000। दिस 97.5 is 11,70,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 100% ताकि हमें पता चले ग्रॉस कितना है, डिस्काउंट कितना है। तो 11,70,000 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 100, तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट आपका आएगा, चेक कीजिएगा, 12 लाख। मतलब दोस्तों, मुझे डेटर से 12 लाख रुपए लेने थे, मैंने डेटर्स को 30,000 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। 12 लाख रुपए लेने थे, 30,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है और 11,70,000 नेट अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2%। ये कैलकुलेशंस करके रखेंगे ना, तो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब चीजें काफी आसान लगेगी हमें, है ना? ठीक है, 100 रुपीज मुझे अगर क्रेडिटर्स को पे करना था, अगर मुझे क्रेडिटर्स को 100 पे करना था, क्रेडिटर्स ने मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मैंने पेमेंट कितना किया होगा? 98 रुपीज। चेक कर लेना। अब यहां पर दिया है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स आर 7,84,000।
है ना। हाउ मच इज द पेमेंट टू क्रेडिटर्स बेटा जी 7,84,000। तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे निकालना है कि ग्रॉस क्रेडिटर्स मेरे कितने रहे होंगे। 7,84,000 divided by 98 multiplied by 100. My gross creditors would have been 8 lakh. Hi जितेश भाई, गुड इवनिंग। और मैंने 8 लाख के क्रेडिटर्स को 16,000 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, मतलब लिया होगा, है ना। आई वुड हैव गॉट डिस्काउंट। प्रोसीड्स फ्रॉम ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एट 2%। वही ट्रांजैक्शन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक में जाके डिस्काउंट किया 2% का डिस्काउंट। अब ये 98% है, मुझे नहीं लगता वापस लिखने की जरूरत है भाई, है ना। 100 रुपीज का बिल था, 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 98 रुपीज है। तो ये 1,22,500 जो है ये 98% है। मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना रहा होगा यहाँ पर, 2,500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर रहा होगा ना। हिमेश भाई गुड इवनिंग। प्रोप्राइटर की ड्राइंग दी है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 30th September 2017। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन 30th September 2017। डेट ऑफ परचेज दी है। डेट ऑफ परचेज क्यों दी होगी, ताकि हम यहां से कैलकुलेट कर सके अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मैंने फर्नीचर अगर सितंबर में खरीदा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे यहाँ पर साइलेंट एडजस्टमेंट क्या ध्यान रखना है कि मुझे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्रोवाइड करना है। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज ऑन 1st October 2017। मुझे यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइलेंट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसका ध्यान रखना है। Expenses paid are 3,50,000. Miscellaneous income is 10,000. चलो ये सब कुछ अच्छा है। सेल्स, अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने और देखी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें यहाँ डिफरेंस पता क्या है। मुझे क्या दिया है, रिसीट्स एंड पेमेंट दिया है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये जो कलेक्शंस हुए हैं ये कैश में हुए हैं या ये कलेक्शंस मेरे क्रेडिट में हुए हैं, आई मीन बैंक से कलेक्शन हुए हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि जो पेमेंट्स हुए हैं वो पेमेंट्स कैश से हुए हैं या चेक से हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। आई मीन मेरे पास यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि while preparing cash book should I prepare a single column cash book or should I prepare a double column cash book। Because if I prepare a double column cash book, मैं एक पॉइंट पर जाकर अटक जाऊंगा कि मैं इन सारी रिसीट्स को और पेमेंट्स को कौन से कॉलम में अकाउंट करूं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखा है, अब मुझे नहीं पता ना ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहां पर आएगा, कैश कॉलम में आएगा कि बैंक कॉलम में आएगा, आई रियली डोंट नो। ठीक है, तो मुझे इस पर सोचना पड़ेगा। Sales are affected to realize a GP of 50% on cost। तो जब मैं कहता हूं 50% on cost, तो यहाँ पर cost का मतलब होता है cost of goods sold। मतलब वो गुड जो मैंने बेचे है ना उसके ऊपर 50% कॉस्ट हुई है, तो उसके ऊपर 50% प्रॉफिट है। चलो ये ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, that is going to give you the figure of cost of goods sold. Capital introduced during the year by the proprietor by check was omitted to be recorded in the cash book. Oh, error of omission. Though the bank balance as on 31st March 2018 is after taking into the account. Okay. तो अब करंट ईयर में क्या हुआ है ना, एरर समझना, करंट ईयर में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये कहता है भैया आपने बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिया है और आपके बैंक बैलेंस में वो फिगर दिख रही है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो अब हमको ये फिगर निकालनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इंडिकेशन है कि कैश बुक में जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किस चीज की होगी। जो कैश बुक है उसमें जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस चीज की होगी, वो यहाँ से हमें इंडिकेशन लग गया। परचेजेस एंड सेल्स आर मेड ओनली ऑन क्रेडिट, चलो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, नॉट अ प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 लाख वर ड्रॉन ऑन डेटर्स। आउट ऑफ दीज बिल्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर एंडोस्ड इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। 2 लाख के बिल ड्रॉ करते हैं, 40,000 के बिल क्या होते हैं, एंडोस होते हैं इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दिस लेटर अमाउंट, मतलब ये जो 40,000 के हमने बिल एंडोस किए हैं क्रेडिटर को, उसमें से a bill of 8,000 was dishonored by the debtor। 8,000 का बिल डिसऑनर होता है। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर ना यहाँ पर लाकर उतार दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से बनाना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, वर्किंग नोट्स को काउंट करूं अगर मैं,
ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में ओपनिंग भी बनेगी, क्लोजिंग भी बनेगी, कॉलमनर फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। ये कुछ मेरा फॉर्मेट हो गया ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का। ये फॉर्मेट हो गया मेरा बैलेंस शीट का। कॉलमनर फॉर्मेट इसलिए क्योंकि मुझे पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैं पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा तब वो करंट ईयर का मेरा ओपनिंग कैपिटल बनेगा, और फिर उस ओपनिंग कैपिटल को लेकर मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूं। मैं यहाँ पर बनाऊंगा कैश बुक, लेकिन मैं यहाँ पर बनाऊंगा सिंगल कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पर है एक कैच, ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास कैश इन हैंड अलग है और बैंक बैलेंस भी अलग है ना। कैश इन हैंड अलग है, बैंक बैलेंस अलग है, तो सर हमको तो यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक बनाना चाहिए। व्हाई आर वी मेकिंग सिंगल कॉलम कैश बुक, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं ये 4 लेजर अकाउंट बनाऊंगा, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, और बिल्स पेबल नहीं सॉरी, डेटर्स, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंड फर्नीचर अकाउंट। ये 4 लेजर अकाउंट बनाऊंगा मैं। And why are we preparing single column cash book in spite of separate cash and bank balance? Number one, because receipts and payments are not given specifically from cash or bank. Now that's a very big dilemma, confusion. What to do? हम लोग सोचेंगे कि भैया हमें जो रिसीट्स और पेमेंट दी गई है वो रिसीट्स किस में है, इज इट अ कैश रिसीट और इज इट अ बैंक रिसीट? जो पेमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, इज इट अ कैश पेमेंट और इज इट अ बैंक पेमेंट? सो दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ कंफ्यूजन. In order to get rid of that confusion, we are going to prepare a unified column of cash and bank. Unlike in question number 8, it's not given that following are the transactions in passbook. If you remember the last lecture and the last question that we did, तो वहां पर क्या कहा था? passbook. We know opening and closing cash balance and need not calculate it separately. ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने रजिस्टर्स में आ जाओ और फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले आप बनाएंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का, है ना। सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का। ये जो फॉर्मेट आपको बनाना है ये बनाना है तकरीबन 12 लाइंस का, 12 से 13 लाइंस का। फिर आप बनाएंगे कॉलमनर बैलेंस शीट। कॉलमनर बैलेंस शीट भी आप हाफ पेज से 1-2 लाइंस के ऊपर की बना लेंगे। उसके बाद में आप हाफ पेज का बनाएंगे सिंगल कॉलम कैश बुक और 4 लेजर अकाउंट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। फटाक से फॉर्मेट बनाइए, 2 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं टू ड्रॉ द फॉर्मेट। हाँ जी, रिद्धि जी गुड इवनिंग। हो गए फॉर्मेट्स रेडी सबके? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी जो क्वेश्चन देखा था वो भी बहुत अमेजिंग था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग होने वाला है ना। हाय साक्षी बनवाल, गुड इवनिंग। चलो, तो एक बार मैं फॉर्मेट्स बता दूं। आप लोगों ने बनाया होगा यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तकरीबन 12 लाइंस का। बैलेंस शीट आपने बनाई होगी करीबन 15 लाइंस की। हाफ पेज का कैश बुक बनाया है, सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर कैच ये है, सिंगल कॉलम बनाना है। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड देन फर्नीचर अकाउंट, ये सारे रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स आप लोगों ने बनाए होंगे।
ठीक है, करें स्टार्ट। हाय निष्ठा, गुड इवनिंग। कुछ शेड्यूलिंग इशू हो गया था यार, 6 बजे की जगह 7 बजे का दिख रहा था। चलो रेडी हो गए तो करें हम स्टार्ट, एक बार फटाक से मुझे आंसर कर दीजिए। रेडी हो गए हैं तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, फटाक से मुझे आंसर दे दीजिए क्विकली। हाय नील, गुड इवनिंग। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 160, क्लोजिंग स्टॉक 140। तो आते हैं हम लोग हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 160 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 टू ओपनिंग स्टॉक 160 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 140। अब यही स्टॉक जो है ये आपके बैलेंस शीट में भी जाएगा 1,60,000 ओपनिंग कॉलम में, और 1,40,000 हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कॉलम में। एक एक फिगर को पिकअप करना है और उस फिगर का जहां जहां पर भी यूज होगा, इंप्लीकेशन होगा, उसको वहां वहां पर जाकर लिखना है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000। ठीक है, मैं अभी बैलेंस शीट में हूं तो मैं बैलेंस शीट में लिख लेता हूँ 3,20,000। क्लोजिंग बैलेंस मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब मुझे पता नहीं है। तो कम टू डेटर्स अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता, इसलिए मैंने हेडिंग वहां पर लिखकर रख दी है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग तो है ही नहीं और क्लोजिंग मुझे पता नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग तो है ही नहीं, क्लोजिंग मुझे पता नहीं है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, आई विल सिंपली राइट डाउन हेडिंग, आई विल कम टू बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग में कर दूंगा डैश, क्लोजिंग मुझे नहीं पता। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस 220 एंड 3 lakhs। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,20,000 और क्लोजिंग कॉलम में 3 lakhs, चेक ऑल ऑफ यू। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, ओपनिंग 2,20,000, क्लोजिंग 3 lakh। कम टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000, 2,20,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 3 lakhs, check all of you। By balance brought down to balance carried down 3 lakhs, 2,20,000 and 3 lakhs, check all of you। बहुत अच्छी बात है। फर्नीचर 120 127 डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,27,000। अब ये 120 और 127 का जो बैलेंस है ये आएगा हमारी बैलेंस शीट में। फर्नीचर ओपनिंग है 1,20,000 और क्लोजिंग है 1,27,000, चेक ऑल ऑफ यू। ओपनिंग 120, क्लोजिंग 127। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40, एंड ऑफ द ईयर 36। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40,000 है, एंड ऑफ द ईयर 36,000 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी एज सच इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसको यहीं पर रखेंगे, इतना ही रखेंगे। फिर जब हमें एक्सपेंसेस ड्यू कैलकुलेट करना होगा ना, तब हम उसका इफेक्ट देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हैं 12,000 14,000 है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 एंड 14,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 एंड 14,000। दोस्तों आपको याद है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आई थिंक वो सही टाइम में वो फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। एक्सपेंसेस पेड और एक्सपेंसेस ड्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो आपने 4 वर्किंग नोट्स बनाई, उसके बाद आकर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 6, एक्सपेंसेस पेड की फिगर हम लोगों को मिलेगी। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 40, एंड ऑफ द ईयर है 36। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 40,000, end of the year is 36,000। प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 12,000,
एंड एंड ऑफ द ईयर है 14,000, 14,000। चेक ऑल ऑफ यू। 12,000, 14,000, चेक ऑल ऑफ यू, चेक कीजिएगा। सुजीत शिंदे जी, बहुत सिंपल है, यूट्यूब सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए पार्टनरशिप अकाउंट्स सीए फाउंडेशन अंशुल अग्रवाल, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी चेकआउट कर लीजिएगा, वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको भी कंक्लूड करते हैं। फिर हमें दिया है कैश इन हैंड ओपनिंग है 4,000 और बैंक बैलेंस ओपनिंग है 20,000। कैश इन हैंड ओपनिंग है 4,000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस है 20,000। ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश इन हैंड 3,000, बैंक बैलेंस 1,500। चेक कीजिएगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस 3,000 और क्लोजिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस 3,000, बैंक बैलेंस 1,500। अब हम यही फिगर्स को ले जाते हैं बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड 4,000 एंड 3,000, बैंक बैलेंस 20,000 और 1,500। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा सभी जने। इज दिस क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, पूरी बैलेंस शीट हमारी स्प्लिट हो चुकी है। पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एक एक फिगर को हमने यूज किया है जहां पर जैसे जिस तरीके से करना है, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 11,70,000। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग 2.5% डिस्काउंट इज 11,70,000। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ? 30,000। तो डेटर्स ने आकर हमें पैसे दिए, हमने 30,000 का डिस्काउंट दिया, ओके। तो come to debtors account by bank account 11,70,000 and by discount account 30,30,000। चेक कीजिएगा, बाय बैंक अकाउंट 11,70,000। तो मैं कैश बुक में जाता हूं और डेबिट में लिखता हूं टू डेटर्स। अब मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि सिर्फ बैंक में कलेक्शन हुआ है, इसमें हो सकता है कैश कलेक्शन भी हो, है ना। That is the reason we prepared a consolidated column of cash and bank 11,70,000। Check all of you। और 30,000 रुपए का जो डिस्काउंट है ये मेरा खर्चा है, तो इसको मैं लिखता हूँ पीएनएल के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट। और मैं यहाँ पर ना ब्रैकेट बनाता हूँ क्योंकि आगे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग की भी एंट्री आएगी, तो एक और डिस्काउंट आएगा, तो दोनों डिस्काउंट्स को मैं एक साथ मर्ज करके लिख दूंगा, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है। पेमेंट टू क्रेडिटर इज 7,84,000 आफ्टर रिसीविंग 2% डिस्काउंट। ये भी कैलकुलेशन हमने किया है कि भाई 16,000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला होगा और फिर 784 का हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। चलिए आते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,84,000, फिर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। चेक ऑल ऑफ यू। तो बैंक अकाउंट 7,84,000 टू डिस्काउंट रिसीव 16,000। अब बैंक अकाउंट में जाते हैं पेमेंट साइड में, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 7,84,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 7,84,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय इनडायरेक्ट इनकम, तो पहले तो पीएनएल में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर उसके बाद में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000 रुपए। चेक करेंगे सभी जने, ओके, अमेजिंग, ऑल वेल। ये भी हो गया। प्रोसीड्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एट 2%। हाँ, 1,22,500 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्काउंट किया है, तो एक्चुअली समझना बिल 1,25 का था, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक तो हमें मिला है 1,22,500। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जाता है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बाय बैंक
अकाउंट 1,22,500 और इतना ही नहीं, यहाँ पर आएगा बाय डिस्काउंटिंग अकाउंट। 1,25,000 का बिल था दोस्तों। आप बैंक में जाकर उस बिल को डिस्काउंट करते हैं और बैंक आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करता है 2,500 और आपको पे करता है 1,22,500, 1,22,500। चेक ऑल ऑफ यू। चलो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। आते हैं हम कैश बुक में, डेबिट में लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,22,500, 1,22,500 और डिस्काउंट में हम ऐड करते हैं, कितना है बेटा जी, 2,500 रुपए का डिस्काउंट है। तो टोटल डिस्काउंट हो गया 32,500। चेक कीजिएगा। फिर आपसे कहा है प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स आर 1,40,000। अब ये ड्राइंग्स है आउट ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। तो पहले मैं कैश बुक में जाता हूं, बाय ड्राइंग्स। अगेन देखो बेटा कंफ्यूजन यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ड्राइंग्स चेक से किया है कि कैश से किया है, पता ही नहीं, इसीलिए हमें कंसोलिडेटेड कैश बुक बनानी पड़ रही है। और फिर मैं यहाँ पर आकर कैपिटल में से 40,000 की ड्राइंग्स को माइनस करता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग, फिर उसमें आएगा माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल और फिर नेट प्रॉफिट। चेक ऑल ऑफ यू। परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपए का, ठीक है। सबसे पहले आता हूं मैं कैश बुक में, बाय फर्नीचर 20,000 रुपए, ठीक है। फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है। ओके, यहां पर भी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। सर पेपर आ रहा है, डर लग रहा है, चिंता ही मत कर भाई, पढ़ाई पे फोकस कर, समय निकल जाएगा। डर तब लगता है जब हम दिमाग में डर को बैठने की जगह देते हैं। अगर हम खुद को इतना बिजी रखते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं, हमारे दिमाग में हम कंटेंट रखते हैं, प्लानिंग ही नहीं रखते हैं, हमारे दिमाग में हम प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी रखते हैं, तो डर के लिए जगह ही नहीं बनेगी। लेकिन जहां हम खाली बैठे हैं वहां पे डरेंगे। सिंपल सी चीज देखो, अभी आप बैठे हो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप अभी इस समय बैठकर नहीं पढ़ रहे होते थे तो आप उस चीज के बारे में सोच रहे होते थे ना, इसलिए कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। चलो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस्ड 2 लाख रुपीज, ओके। बैंक के क्रेडिट में लिखता हूं बाय इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपीज। अब ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ये मेरी आएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लोजिंग में 2 लाख रुपीज। और ना मैं इसके लिए कुछ कैलकुलेशन यहां पर करके रखूंगा। इंटरेस्ट ड्यू 2 लाख रुपीज इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट ड्यू होता है 12,000 रुपए, ठीक है। अभी मैं पीएनएल में नहीं लिखूंगा, लेट मी कंप्लीट दिस और उसके बाद में मैं लिखूंगा, ठीक है। हम देखेंगे ना कितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है, नहीं है, क्या है, जो देखेंगे लास्ट में। बट हमने कैलकुलेशन लिख के रख दी। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज मतलब इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर ड्यू होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड 350, ओके। कम टू कैश बुक, बाय एक्सपेंसेस 3,50,000, 3,50,000 के एक्सपेंसेस मैंने पे किए हैं, ओके। तो मैं आता हूं वर्किंग नोट नंबर 6 में। अब एक्सपेंसेस पेड है 3,50,000, तो बेटा जी मुझे पता चलेगा एक्सपेंसेस ड्यू कितने हैं। 3,50,000 में से 40,000 पिछले साल के थे, प्लस अभी भी 36,000 करंट ईयर के बचे हैं। फिर करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो मैंने पिछले साल में पे किए थे वो थे 12,000 और प्रीपेड ऑफ द नेक्स्ट ईयर है 14,000। तो एक्सपेंसेस ड्यू चेक करना, इज इट कमिंग टू 3,44,000
4,000. Check all of you. Expenses due. Is it coming to 3,44,000? ये 344 के एक्सपेंसेस मेरे पीएनएल अकाउंट में जाएंगे. टू एक्सपेंसेस ड्यू. मैं यहाँ रेफरेंस लिखता हूँ. वर्किंग नोट नंबर 6. 3,44,000. चेक कीजिएगा, है ना? इजी है, एवरीथिंग स्मूथ है ना? मिसलेनियस इनकम इज माई 10,000 रिसीव हुई है और ड्यू भी उतनी हुई होगी, तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ बाय मिसलेनियस इनकम 10,000 और रिसीव हुई है, तो मैं बैंक के डेबिट में लिखता हूँ टू मिसलेनियस इनकम 10,000. बिल्कुल एग्जाम में प्रॉपर वर्किंग नोट बनानी है. पेपर के ऊपर ही लिखा होता है वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. अभी तक इंटरेस्ट के ऊपर मुझे कुछ पता नहीं चला है, तो हम देखेंगे, एंड में देखेंगे उसको कैसे ट्रीट करना है. एडजस्टमेंट नंबर 2 रिसीट्स एंड पेमेंट मेरे सारे हो चुके हैं. एक बार सभी जने चेक कर लीजिएगा सबको क्लियर हुआ क्या. सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार सभी जने चेक कर लीजिएगा यहां तक सब कुछ सही चल रहा है क्या. बहुत आराम से करवा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है. लास्ट लेक्चर है आज, लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और हमारा जो एक सफर चल रहा था वो सफर यहाँ पर आज अंत होता है, उस सफर का अंत होता है. विल कंप्लीट दैट जर्नी टुडे. चेक ऑल ऑफ यू. इज दिस कंप्लीटेड टिल ईयर 2? ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टिल ईयर? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी शंका, आपत्ति, कुछ भी यहां तक नहीं? आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे टच में रह सकते हैं, आपके पास मेरे नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू. क्यों चिंता कर रहे हो? है ना? अब बढ़ते हैं आगे. Sales are affected so as to realize a GP of 50% on cost. 50% on cost is equal to 33.33% on selling price. ठीक है, ये चीज हमको पता है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी कि मुझे सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी. उस चीज को हम लोग देखेंगे, पर देखेंगे थोड़ा रुक कर, देखेंगे उसको थोड़ा बाद में. ये क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 को भी ये भी मैं करता हूं टिक मार्क. पॉइंट नंबर 3 कहता है कि करंट ईयर में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था इसकी अकाउंटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं हुई है. हाउएवर बैंक में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो आपका जो बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है उस बैंक बैलेंस के अंदर वो अमाउंट सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कैपिटल में नहीं है भाई. ठीक है, देखते हैं, देखेंगे, समझेंगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है. वी विल सी टू इट. ठीक है, तो मैं यहाँ पर पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे कैश बुक में आऊंगा और कैश बुक में आकर मैं सिर्फ एंट्री लिख कर रखूंगा. जब मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहां से ना ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी नॉर्मली. यहां से मुझे पता चलेगा कि मेरे कैश बुक में जो मिसिंग फिगर है वो क्या है. देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा भाई. सॉरी, कोई ना कोई फिगर हमको वहां पर दी गई होगी. Purchases and sales are made on credit only. Question point number 5 भी टिक मार्क. भाई बहुत फास्ट हो गया ये तो, है ना? नंबर 6 कहता है ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 लाख वर ड्रॉन ऑन डेटर्स. बस जनरल एंट्री करते चलो. 2 लाख रुपए के बिल डेटर पे बनाए. एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2 लाख रुपए. तो बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में और डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में 2 लाख रुपीस. चेक करेंगे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. फिर ये कहता है कि आउट ऑफ दीज बिल्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर एंडोर्स टू द क्रेडिटर्स. इनमें से 40,000 के बिल क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिए. तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000. तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000. चेक करिएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट. अब ये जो हमने बिल एंडोर्स किए ना उसमें से 8,000 के बिल जो थे वो डिसऑनर हो गए. अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी. जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है वो इसकी एंट्री बताएगा क्या होगी. आउट ऑफ दिस मतलब ये जो 40,000 रुपीज के बिल हमने एंडोर्स किए हैं इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर, उसमें से 8,000 के बिल जो है दे आर डिसऑनर्ड बाय डेटर.
लॉजिकली समझना, मुझे अब डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, तो मेरी एंट्री पता है क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट 8000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 8000 डेटर्स अकाउंट डेबिट 8000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 8000। चेक करेंगे सभी जने, डेटर्स अकाउंट डेबिट 8000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 8000। तो अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा डेटर्स के डेबिट में टू क्रेडिटर्स अकाउंट 8000 और क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बाय डेटर्स अकाउंट 8000। आप चाहे ना तो आप इस जर्नल एंट्री को बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के थ्रू भी घुमा सकते हैं। तो पहले क्रेडिटर से बिल वापस लेंगे तो एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 8000 रुपए, और फिर यही बिल डेटर को वापस देंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे आप एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 8000 रुपए। आप वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी करेंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये एडजस्टमेंट भी टिक मार्क। दोस्तों सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा है। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू होता है वो रिसीव नहीं हुआ है, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहा है। इफ नथिंग इज मेंशन तो इसका मतलब क्या है, द इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, अभी भी मिलना बाकी है। ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है पर मिलना बाकी है। तो कम टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय इंटरेस्ट, कितना था 12,000 रुपए, बाय इंटरेस्ट 12,000, और क्योंकि ये मिलना बाकी है तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये सेम इंटरेस्ट रिसीवेबल जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चेक ऑल ऑफ यू 12,000 रुपए चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ? चलो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जीपी निकालना बाकी, बाकी सब कुछ हो गया। चेक करो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई लोगों, कौन कौन से अकाउंट्स क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, एक एक करके करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6 हमारी क्लोज हो चुकी है, ठीक है, इसकी फिगर को मैं ले जा चुका हूँ पीएनएल अकाउंट में, डन। फर्नीचर अकाउंट में मैं आता हूँ, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट की टोटल है 1,40,000, क्रेडिट में लिखता हूँ 1,40,000। अब समझना, total of the furniture account is 1,40,000 of which the closing balance is 1,27,000। so जो 13,000 रुपए बचता है वो है हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 13,000, ये जो 13,000 रुपए का डेप्रीसिएशन है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 5 13,13,000, check all of you 13,13,000 है ना। चलो फर्नीचर अकाउंट भी क्लोज हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आते हैं, तो मुझे यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। डेबिट की टोटल है 2 लाख, इसी टोटल को मैं लिखता हूँ क्रेडिट में 2 लाख, और चेक करना इज इट कमिंग टू 3,35,000। सभी जने एक बार प्लीज कैलकुलेट करके चेक करें। 122 500 2,500 40,000, ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैंटास्टिक है। 35,000 रुपीज इज द क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। तो मैं यहां पर आकर लिखता हूं 35,35,000, चेक ऑल ऑफ यू 35,35,000, चेक ऑल ऑफ यू। चलिए फर्नीचर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में अगर आप देखोगे तो बेटा जी परचेजेस की फिगर मिसिंग है, ये देखो यहां पर परचेजेस की फिगर मिसिंग है। वैसे ही डेटर्स अकाउंट में अगर आप देखोगे तो डेटर्स अकाउंट में सेल्स की फिगर मिसिंग है, ओके कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया है। तो अब मैं करूं तो करूं कैसे, हाउ शुड आई प्रोसीड अहेड। मैं डेटर्स अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डेबिट में भी एक फिगर मिसिंग है सेल्स की और क्रेडिट में भी डेटर्स की फिगर मिसिंग है।
लेकिन मैं क्रेडिटर्स अकाउंट है जो पहले क्लोज कर सकता हूं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट की टोटल लेते हैं 7,84,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख, ये टोटल होती है 11,40,000, 11,40,000। 11,40,000 में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करता हूँ 2,20,000 और 8,000 के मैं जो बिल्स डिसऑनर हुए हैं वो माइनस करता हूँ। हाय समीर, गुड इवनिंग। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है परचेजेस 9,12,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू, ये सभी का आया क्या? बैलेंसिंग फिगर परचेजेस 9,12,000 है क्या? ये जो 9,12,000 के परचेजेस हैं, ये परचेजेस को मैं लेकर आता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू परचेजेस 9,12,000। अब यहां पर कौन कौन सी फिगर्स मिसिंग है? तो बेटा जी यहाँ एक तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर मिसिंग है डेबिट में, और क्रेडिट में जो फिगर मिसिंग है वो है सेल्स की। एज आई सेड, सेल्स तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि डेटर्स अकाउंट में दो दो फिगर्स मिसिंग है। तो अब मुझे पता है यहाँ पर जीपी रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑफ cost of goods sold. And how do you define cost of goods sold? Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. The biggest catch of this question is, to calculate gross profit you need not get the sales, you need not have the sales figure. To calculate GP you need to follow the COGS route. 50% of 1,60,000 प्लस 9,12,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है, माइनस 1,40,000, 1,60,000 प्लस 9,12,000 माइनस 1,40,000, और इसका ना 50% हमें लेना है, तो 4,66,000 जीपी हुआ। 4,66,000 का जीपी। ये जीपी अब मैं यहां पर लेता हूं, अब मैं ट्रेडिंग के डेबिट की टोटल लेता हूं 15,38,000, उसको मैं क्रेडिट में लिखता हूं 15,38,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, 13,98,000 रुपीज का मेरा फिगर ऑफ सेल्स है। 13,98,000 रुपीज का मेरा फिगर ऑफ सेल्स है। चेक कीजिएगा सभी जने, ये क्लियर हुआ क्या? अब ये सेल्स की फिगर जो है, इसको मैं ले जाता हूं डेटर्स अकाउंट में। इसमें अब मेरे पास डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल मैं ले सकता हूं। आई हैव ऑल द फिगर्स। 17,26,000 माइनस 11,70,000 माइनस 30,000 माइनस 2,00,000, 3,26,000 के क्लोजिंग डेटर्स है क्या? चेक करेंगे सभी जने। 3,26,000 के क्लोजिंग डेटर्स है क्या? ये 3,26,000 के क्लोजिंग डेटर्स, इसको मैं ले जाता हूं बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,26,000। क्लियर हुआ है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जबरदस्त है। मैंने वो पूरा रास्ता ही अलग है, ट्विस्ट मारेगा क्वेश्चन। कैश बुक में आते हैं। सो गाइज वी डू हैव ऑल द पेमेंट्स ऑन द डेबिट साइड, 13,98,500। एक बार सिर्फ टोटल्स चेक करते रहो। 13,98,500 7,84,000 plus 40,000 plus 20,000, 5,50,000, 4,500। एक मिस्टेक हो गई, ड्राइंग्स 1,40,000 है, मैंने सिर्फ 40 लिख दिया। उप्स, ऊपर भी कितना माइनस किया, सिर्फ 40 माइनस किया।
1,40,000 की ड्राइंग्स थी, ठीक है, तो ये 13 नहीं होगा, 14,98,500। अब मैं इसको लिखता हूँ डेबिट में 14,98,500 Is it coming to 1,72,000 balancing figure? क्या ये 1,72,000 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर? चेक कीजिएगा सभी जन। अब ये 172 क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारे कैपिटल में ऐड होगा। अब मैं जीपी निकल चुका है मेरा, अब मैं निकालूंगा एनपी। तो 4,66,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, 5,04,000, 5,04,000 माइनस 32,500 माइनस 3,44,000 और माइनस 13,000। इज इट कमिंग 1,14,500? टू बैलेंस, और आई शुड से नेट प्रॉफिट। चेक करें, इज इट क्लियर? 1,14,500, ये 1,14,500 का प्रॉफिट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ करंट ईयर में। अब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करूंगा, 1,20,000 प्लस 160 प्लस 3,20,000, 12,000, 4,000 और 20,000, 6,36,000 टोटल आ रही है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड की? 3,76,000 is the capital of the last year. ये 3,76,000 यहाँ पर आया, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 5,22,500 रुपए यहाँ पर है क्या? वन लाख 27,000, 2,12,000, 1,40,000, 3,26,000, 35,000, 14,000, 3,000, 1,500। Oh yes, it's a match. 858,500. We still get the same level of happiness what we were getting in 11th standard once our balance sheet is tallied. सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ हमारा ये सफर यहाँ पर होता है समाप्त। एक और टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म, सिंगल एंट्री सिस्टम। 5 लेक्चर्स में बहुत ही खूबसूरती से टॉपिक मैंने खत्म करवाया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने की है, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन किया है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट। रिवीजन सेशंस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन रिवीजन चैनल। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स और लॉ की कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहते हैं तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब बा खैर।